नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 14 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो कि जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज नोबेल पुरस्कार से जुड़ी हुई है। सोमवार को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार तुर्की अमेरिकी मूल के डेरॉन एस मोगलू और ब्रिटिश अमेरिकी मूल के नागरिक साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को, ये भी ब्रिटिश मूल के हैं, जेम्स रॉबिन्सन भी, राष्ट्रों के बीच वेल्थ इनइक्वालिटी यानी संपदा असमानता पर रिसर्च करने के लिए दिया गया है। जूरी ने कहा कि यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम यानी राजनीतिक एवं आर्थिक प्रणालियों की जांच करके तीनों ने सामाजिक संस्थाओं एवं प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि के बीच संबंध को प्रदर्शित किया है। देशों के बीच इनकम में बड़े स्तर पर अंतर को कम करना हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। एस मोगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन ने दिखाया कि कैसे कुछ देश अपनी राजनीतिक एवं आर्थिक स्थितियों के कारण कम आर्थिक विकास में फंस कर रह जाते हैं। एस मोगलू ने कहा कि कठिन दौर से गुजर रहा है लोकतंत्र। तुर्की मूल के अमेरिकी नागरिक एस मोगलू ने संवाददाता सम्मेलन में सोमवार को चिंता व्यक्त की कि अमेरिका और यूरोप में लोकतांत्रिक संस्थाएं जनता का समर्थन खो रही हैं और उन्होंने कहा कि यह ऐसा समय है जब लोकतंत्र कठिन दौर से गुजर रहा है। कुछ मायनों में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे बेहतर प्रशासन के उच्च स्तर को पुनः प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र समर्थक समूहों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चला है कि दुनिया के कई हिस्सों में सार्वजनिक संस्थाएं यानी पब्लिक इंस्टीट्यूशन और रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। इसके पीछे उन्होंने बताया कि मानव निर्मित संस्थाएं जिम्मेदार हैं। एस मोगलू और रॉबिन्सन ने वर्ष 2012 की पुस्तक वाई नेशन फेल द ओरिजिन ऑफ पावर, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी लिखी, जिसमें बताया गया है कि मानव निर्मित समस्याएं देशों को गरीब बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने नेगल्स शहर के विषय में बताया जो कि अमेरिका और मेक्सिको बॉर्डर पर स्थित है। नेगल्स को एक बार आप लोग मैप पर भी देख लीजिएगा क्योंकि यूपीएससी हो सकता है वहां से क्वेश्चन पूछ ले। एक ही ज्योग्राफी, एक ही क्लाइमेट और एक ही पूर्वजों और एक ही कल्चर को साझा करने के बावजूद सीमा के दोनों ओर जीवन स्तर बेहद अंतर है। उत्तरी क्षेत्र में एरिजोना के नेगल्स में लोग अपेक्षाकृत समृद्ध हैं और लंबी उम्र तक जीते हैं। अधिकांश लोग ग्रेजुएट होते हैं। दक्षिण में मैक्सिको और नेगल्स के सोनोरा में लोग सामान्यतः काफी गरीब हैं और इस क्षेत्र में संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज क्राइम के कारण कंपनियों को प्रारंभ करना और चलाना जोखिम भरा है। हालांकि मेक्सिको में लोकतांत्रिकरण के बाद से संभावनाएं बेहतर हुई हैं। अर्थशास्त्रियों ने पाया कि यह डिफरेंस यानी अंतर यह है कि अमेरिका में संपत्ति के अधिकारों की रक्षा होती है और नागरिकों को बोलने का अधिकार है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर और ये आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो कि जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि नॉर्दर्न सी रूट यानी उत्तरी समुद्री मार्ग में सहयोग पर भारत रूस वर्किंग ग्रुप ने पिछले सप्ताह में अपनी पहली बैठक की और भारतीय रूसी कार्गो पारगमन के लक्ष्यों, पोलर नेविगेशन यानी ध्रुवी नेविगेशन के लिए भारतीय नाविकों के संभावित प्रशिक्षण एवं आर्कटिक जहाज निर्माण में संयुक्त परियोजनाओं के विकास पर चर्चा की। वर्किंग ग्रुप यानी कार्य समूह ने नॉर्दर्न सी रूट के जल में कार्गो शिपिंग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत गणराज्य की सरकार एवं रूसी संघ की सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन का मसौदा भी तैयार किया, जबकि भारत ने रूस के सुदूर पूर्व में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा के बाद जारी ज्वाइंट स्टेटमेंट में नॉर्दर्न सी रूट के सहयोग पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने स्थिर और कुशल परिवहन गलियारों की नई वास्तुकला के निर्माण पर दृष्टिकोण साझा किए, जिसमें से एक बड़े यूरेशियन स्थल के विचार को लागू करना भी शामिल है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 4 पर और ये एनवायरनमेंट सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो कि जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के प्रोडक्शन, सेल, स्टोरेज और उनको फोड़ने पर टोटल बैन यानी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय द्वारा सर्दियों के महीनों में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्रतिबंध लगाने की घोषणा के 1 महीने से अधिक समय बाद डीपीसीसी यानी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी द्वारा यह आदेश जारी किया गया था। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 500 स्क्वायर मीटर और उससे अधिक के प्लॉट पर किए जा रहे सभी निर्माण और विध्वंसकारी गतिविधियों पर बैन लगा दिया है और जो राज्य सरकारों के वेब पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है। CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग प्रतिबंध GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज 1 के अंतर्गत 27 आपातकालीन प्रदूषण नियंत्रण कदमों के हिस्से के रूप में दिल्ली और हरियाणा, यूपी और राजस्थान के NCR जिलों में मंगलवार यानी आज सुबह 8 बजे से लागू होगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे।
इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था पेज नंबर 8 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो कि जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में सैमसंग इंडिया के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा विरोध प्रदर्शन बेहतर रोजगार शर्तों पर बातचीत करने के लिए पंजीकृत ट्रेड यूनियन सैमसंग इंडिया वर्कर्स यूनियन बनाने के उनके अधिकार पर केंद्रित है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन बनाने के अधिकार को फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी, जिसमें कर्मचारियों को अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी सामूहिक सौदेबाजी की आवश्यकता पर बल दिया है। कलेक्टिव बार्गेनिंग आप जानते हैं, जब वर्कर इकट्ठे होकर मैनेजमेंट के सामने अपनी मांग को रखते हैं, चाहे उनकी मांग उनके वेतन से हो या उनको दी जाने वाली छुट्टियां सही रूप में मिले, तो इन सब को बोलते हैं। जब सामूहिक रूप से अपनी मांग को रखते हैं मैनेजमेंट के सामने तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी सामूहिक सौदेबाजी। मद्रास हाई कोर्ट ने भी सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय के लिए इस अधिकार के महत्व पर प्रकाश डाला है। सामूहिक सौदेबाजी का उद्देश्य एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच एग्रीमेंट करना है और यह प्रक्रिया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट यानी औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत प्रोटेक्टेड यानी संरक्षित है। हालांकि स्ट्राइक यानी हड़ताल करने के अधिकार को लीगल रूप से मान्यता प्राप्त है, लेकिन यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत प्रतिबंधों के साथ आता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 9 पर और यह साइंस एंड टेक सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज हेबर-बॉस प्रोसेस के ऊपर है। हेबर-बॉस प्रोसेस एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फर्टिलाइजर यानी उर्वरकों में परिवर्तित करने में सक्षम बनाती है, जिसमें मिट्टी में 165 मिलियन टन प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन ऐड होता है जो फूड प्रोडक्शन यानी खाद्य उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन मुख्य रूप से एक मजबूत ट्रिपल बॉन्ड वाला डायटोमिक मॉलिक्यूल्स यानी द्विपरमाणु अणु के रूप में मौजूद होता है जो इसे निष्क्रिय बनाता है। इसे प्रतिक्रियाशील रूप जैसे NH3, NH4+, NO3- में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसका उपयोग पौधे कर सकते हैं। प्राकृतिक नाइट्रोजन सोर्स प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन प्रकृति में मुख्य रूप से विद्युत जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है एवं एजोटोबैक्टर और राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया से जुड़ी जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से पुनः से भर दी जाती हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधे के लिए उपयोगी रूपों में परिवर्तित करती हैं। पौधे मिट्टी से प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। पशु और मनुष्य पौधों को खाकर नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं और यह नाइट्रोजन मलमूत्र और डिकम्पोजिशन के माध्यम से मिट्टी में पुनः वापस मिल जाता है। हालांकि कुछ नाइट्रोजन वायुमंडल में वापस चली जाती हैं, जिससे समय के साथ मिट्टी की कमी हो जाती है। NH3 यानी अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ हाई टेम्परेचर और प्रेशर में एक रिवर्सिबल रिएक्शन यानी प्रतिवर्ती प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है। फ्रिट्ज हैबर के शुरुआती प्रयोगों ने अमोनिया संश्लेषण के लिए स्थितियां स्थापित कर दी हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 9 पर और ये इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में एक आरोपी को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बीमार एवं अशक्त लोगों, अशक्त मतलब कमजोर लोगों को भी जमानत की अनुमति देता है। PMLA की सेक्शन 45(1) के प्रोविजन में विशेष रूप से यह विचार किया गया है कि कोई व्यक्ति जो बीमार या अशक्त है उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है यदि विशेष अदालत ऐसा निर्देश दे तो। याद रखिएगा, यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन प्रीलिम्स में बना सकता है कि PMLA के किस सेक्शन के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 13 पर और ये स्पेस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि नासा ने जुपिटर मून्स फॉर लाइफ इंग्रेडिएंट्स की खोज के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है। अब बात करते हैं इस गोल क्या है। यह निर्धारित करना कि यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे ऐसे स्थान है जहां जीवन संभव हो सकता है। अब बात करते हैं साइंस ऑब्जेक्टिव यानी विज्ञान के उद्देश्य के ऊपर। यूरोपा के आइस सेल यानी बर्फ के खोल की प्रकृति को समझना, सब सरफेस ओशन की जांच करना, चंद्रमा की संरचना और जियोलॉजी का एनालिसिस करना। यह नासा का सबसे बड़ा प्लैनेटरी स्पेस क्राफ्ट है जिसकी ऊंचाई लगभग 16 फीट है और यह सौर सारणियों के साथ 100 फीट से अधिक फैला हुआ है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 15 अक्टूबर 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WTSA बोलते हैं, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइज असेंबली और 8वें भारत मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। अब WTSA ओवरव्यू पर बात कर लेते हैं।
ITU यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के मानकीकरण कार्य के लिए गवर्निंग कॉन्फ्रेंस भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहली बार आयोजित किया गया। अब बात करते हैं फोकस एरिया क्या है। 5G के बाद 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, बिग डेटा और साइबर सिक्योरिटी जैसी नेक्स्ट जनरेशन की तकनीकों के मानकों पर चर्चा करना है। अब बात करते हैं भारत मोबाइल कांग्रेस 2024 की मुख्य विशेषताओं के ऊपर। भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम का प्रदर्शन करना, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सर्कुलर इकोनॉमी, 6G, 5G उपयोग के मामले में क्लाउड और एज कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन टेक, सैटकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना। 120 प्लस देशों की भागीदारी के साथ एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है ये। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये IR सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत और कोलंबिया के बीच ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन यानी सह निर्माण एग्रीमेंट पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस एग्रीमेंट से दोनों देशों के उत्पादकों को सह निर्माण के लिए अपने रचनात्मक, कलात्मक, तकनीकी, वित्तीय और मार्केटिंग संसाधनों को एक साथ लाने में लाभ मिलने की उम्मीद है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच कला और संस्कृति का आदान प्रदान भी होगा। इससे दोनों देशों के बीच सद्भावना और बेहतर समझ भी पैदा होगी, जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में भारत ने 16 देशों के साथ सह निर्माण संधियां की हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 5 वर्षों में 29 प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। कोलंबिया 17वां देश है जिसके साथ भारत को प्रोडक्शन एग्रीमेंट यानी भारत सह निर्माण एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर रहा है। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।